हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आवाज सर। आ रही है मेरी? यस सर। Yes, sir. यस ठीक है। कोई डाउट है पहले बता दो। अगर मैं तुमसे बोलूं x प्लस 5 बाई 2 इज इक्वल टू 3, तो ये भी एक वन वेरिएबल का इक्वेशन है ना? और इसमें x की कितनी वैल्यू आएगी? हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x विल बी देयर? बताओ। 1 एक ही वैल्यू होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे जाएगा तो 6 हो जाएगा और x इक्वल टू 6 माइनस 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे इक्वेशंस को जिसमें एक ही वेरिएबल होता है और ये एक ही इक्वेशन है, तो इसको हम बोलते हैं वन वेरिएबल का इक्वेशन। ठीक है। अब आते हैं कि अब तुम्हें ये पता चल गया कि जब भी कभी वन वेरिएबल का इक्वेशन हो, जैसे मान लो कि अगर हम x प्लस 5 बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस 3 बाई 5 ऐसा कुछ करें, तो ऐसे केस में x की एक ही वैल्यू होगी, वन वैल्यू, जो हमें विल गेट फॉर x। ठीक है। तो अब आते हैं हम टू वेरिएबल पे। तो अगर मैं तुमसे दो वेरिएबल, जैसे एक x और एक y, दो वेरिएबल तुमने बोला कि दो वेरिएबल हैं जिसमें y की जो वैल्यू है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, और मैंने तुमको बोला कि इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करने का मतलब, जब भी कोई इक्वेशन को सॉल्व करने की बात होती है तो वो होता है फाइंडिंग द अननोन्स। तो बेसिकली मैं तुमसे बोल रहा हूँ x और y को फाइंड आउट करो। तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो कोई यूनिक सेट है नहीं, अगर हम x को 1 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। x को 2 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। x को 3 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऐसे करके हमारा देयर विल बी मल्टीपल सेट्स ऑफ वैल्यूज विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए इनफाइनाइट वैल्यूज हो जाएंगी। जैसे तुम x प्लस 1.5 भी रख सकते थे, -2 भी रख सकते थे, -4 भी रख सकते थे। तो जितनी x की वैल्यू होगी उसके करस्पॉन्डिंग एक y का वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जब भी आपके पास दो वेरिएबल हो और एक इक्वेशन हो तो यू गेट इनफाइनाइट सेट्स ऑफ सॉल्यूशन। ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो नाउ यू नो व्हाट कि अच्छा, ये भी याद रखना कि सिंगल ऑर्डर में, मतलब इस पे कोई पावर नहीं है। ठीक है। तो जब भी हम वेरिएबल बोल रहे हैं तो तुमको ये याद रखना चाहिए x और x स्क्वायर, ये दो वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल हैं, एक ही नहीं है। इसको x नहीं मान सकते, x अलग होता है और x स्क्वायर अलग होता है। तो अभी यहाँ पे हम जो भी कह रहे हैं सिंगल ऑर्डर, मतलब पावर एक ही है। तो अब नाउ यू नो कि कभी तुम्हारे पास एक इक्वेशन बना जिसमें दो वेरिएबल हैं y और x और एक ही इक्वेशन है, तो इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो इसी सॉल्यूशन को, जैसे मान लो अगर हम तुमसे बोले 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है, तो ये भी क्या दिख रहा है तुम्हें? वन इक्वेशन है ये और टू वेरिएबल्स है। तो इस केस में भी आपके पास क्या होगा? मल्टीपल सॉल्यूशंस होगा। यस सर। ठीक है। तो इसको जनरलाइज्ड फॉर्मेट में अगर हमें लिखना हो तो हम ऐसे लिखते हैं ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये दो वेरिएबल और दो वेरिएबल का एक इक्वेशन है। इसमें
ए और बी एक्स और वाई के मल्टीप्लायर्स हैं और सी एक कांस्टेंट है, तो इसके हिसाब से आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि ये हमारा एक टू वेरिएबल सिंगल इक्वेशन है। ठीक है, अब तो एक मिनट, अभी हम सिर्फ ना अलजेब्रिक तरीके से ही इसको पढ़ रहे हैं, इसको कोऑर्डिनेट के तरीके से भी पढ़ना चाहिए हम लोगों को। तो तुम लोग एक फर्स्ट ऑर्डर का जो एक वो है, क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन पे एक वो भी है, कोऑर्डिनेट में भी वीडियो रखा हुआ है, उसको भी बीच में देख लेना, एक उस पर भी हम क्लास कर लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ अलजेब्रिक व्यूज ही लेके चलेंगे, इसका ज्योमेट्रिकल व्यू पे बात नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि दोनों से फाइनली एक ही सवाल पूछा जाता है, मतलब दोनों को यूज करके। तो कोऑर्डिनेट आपको अभी नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको सिर्फ अलजेब्रा के पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जाएगा, ठीक है? तो यस सर। हाँ, तो अब आपको क्या दिखा कि जैसे अगर मान लो कि ये 2x और 3y इज इक्वल टू 6 है। अब मान लो कि कभी किसी रैंडम सिचुएशन में देयर आर टू इक्वेशंस, जैसे अगर मैंने तुमसे बोला कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, और फिर मैंने बोला x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। अब ये पहला वाला जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इसके भी इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, मतलब एक्स वाई का मल्टी इनफाइनाइट सेट्स होगा जो इसको वो करेगा, सेटिस्फाई करेगा। हम्म। इसके भी इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, दूसरे वाले के लिए भी। हम्म। तो इन दोनों में से एक सेट ऐसा होगा जो दोनों में लाई करेगा। अब वो कैसे फाइंड आउट किया जाए? तो ऐसे जब भी दो वेरिएबल के दो इक्वेशन है तो हम ऐसे सीधा सीधा लिख देते हैं, और किसी एक वेरिएबल को कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लो कि मैंने इसमें सेकंड वाले में, अच्छा एक चीज में एक और तुम्हें समझना चाहिए कि जैसे मान लो कि अभी मैंने बोला है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, और फिर मैंने इसको डबल कर दिया, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12, या फिर मैंने इसको हाफ कर दिया, x प्लस 3/2y इज इक्वल टू 3। ये सारे एक ही इक्वेशन है, मतलब इक्वेशन के दोनों साइड में अगर हम सेम चीज मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट डजंट चेंज द इक्वेशन, ठीक है? दोनों साइड में लेकिन, ठीक है? तो हमें अगर इन दोनों को सॉल्व करना है तो हम इस वाले सेकंड वाले इक्वेशन को ऐसा कुछ करते हैं कि जैसे x का कोऑर्डिनेट मतलब जो मल्टीप्लायर है वो सेम हो जाए। तो यहाँ पे x का मल्टीप्लायर 2 है, यहाँ पे x का मल्टीप्लायर 1 है, तो हम सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। क्योंकि हमें ऐसे करना है कि सब में मल्टीप्लाई करना है सो दैट कोई चेंज ना आए। और फिर हम ये 1 और ये 2 डैश इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये 2 है, 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। अब अगर सब्सट्रैक्ट करना है तो ये सभी माइनस हो जाएगा, हम्म। है ना? तो मान लो कि अभी सब माइनस हो गया तो ये कट गया हमारा, और ये बच गया तुम्हारा -y, और ये बच गया तुम्हारा -2, और यहाँ आ गया y इज इक्वल टू 2। ये हमारा आ गया y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दिया जाए तो विल गेट 1 x की वैल्यू ऑल्सो। जैसे y की वैल्यू मैंने रख दिया यहाँ पे 2, तो ये बेसिकली हो गया 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 12, 2x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 3, ठीक है? तो जो कॉमन सेट है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो कौन सा होगा? 2 and x 3। नहीं, 3 and 2 बोलेंगे ना, पहले सॉरी। x वाला, 3 and 2। तो हम्म। इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ इक्वेशंस, ठीक है? तो ये हम्म। दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, तो हमारा एक यूनिक सेट ऑफ सॉल्यूशन आएगा एक्स वाई जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। अब तुम सेकंड वाले को चेक कर लो, अगर पहले वाले से हमने कैलकुलेट किया है तो सेकंड वाले को चेक कर लो। सेकंड वाले में अगर हम x रखेंगे 3 और y रखेंगे 2, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 7। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, हम्म। यानी कि 3 and 2 is satisfying both the equation. So now हम्म। what you know is
ये अब तुम्हारे उसमें आ जाना चाहिए दिमाग में कि अगर आपके पास दो वेरिएबल के दो इक्वेशन है तो यू विल गेट वन यूनिक सेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। बट कैन वी गेट इन ऑल द कंडीशंस, सब हमेशा हमें मिलेगा ऐसा? तो ये हमें देखना है कि हमेशा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जैसे मान लो कि अगर हम दो सेट ऑफ इक्वेशन ऐसा दे दें, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इस कंडीशन में जहां पे x और y के कोऑर्डिनेट तो सेम है, ठीक है, बट कांस्टेंट पार्ट डिफरेंट डिफरेंट है। इस कंडीशन में अगर तुम सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये दोनों ही कट जाएगा ना, x और y, सो यू वोंट गेट एनी सॉल्यूशन। तो कभी भी इक्वेशन ऐसा रहे कि x के कोऑर्डिनेट्स और y के कोऑर्डिनेट्स सेम हो, है ना, और तुम्हारा कांस्टेंट वाला पार्ट डिफरेंट डिफरेंट हो, उस केस में हमें नो सॉल्यूशन, वी गेट नो सॉल्यूशन, ठीक है, वी गेट नो सॉल्यूशन। तो कभी तुमसे ऐसे लिखा रहे कि जैसे मान लो कि मैंने बोला कि ये दो सॉल्यूशन है, एक मिनट इसको डबल कर देते हैं। हाँ, तो इस कंडीशन में अगर तुमसे पूछा जाए कि ए और बी की क्या वैल्यू होगी कि दीज इक्वेशन डजंट हैव एनी सॉल्यूशन, तो क्या बोलोगे तुम? 2 and 5. 2 और 5 ही, ठीक है, Yes, sir. क्योंकि आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए। और अगर जैसे डबल भी है, जैसे मान लो कि अगर मैं तुमसे ऐसा भी ले सकता था कि जैसे 4x प्लस, एक मिनट माइनस कर देते हैं, माइनस 3y। हेलो। हेलो, हाँ, बोलो बोलो। कुछ नहीं सर, मैं सुन रही हूँ, मैंने अभी ज्वाइन किया था बस। अच्छा, अंकिता हो तुम? हाँ जी सर। तुम अक्सर लेट आती हो। सर मैं एक्चुअली ना मैथ्स पढ़ रही थी, मैं थोड़े सम सॉल्व कर रही थी, तो मेरे को पता ही नहीं चला, टाइम इतना आगे बढ़ गया। जबकि मैंने करीब करीब 10-12 मिनट बाद स्टार्ट किया क्लास, ठीक मुझे है। पता नहीं। तो अब इस केस में अगर तुमसे पूछा जाए कि इन दोनों इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होंगे तो क्या बताओगे तुम? नो सॉल्यूशन सर। इसमें भी नो सॉल्यूशन होगा, क्यों? क्योंकि अगर हम इसको हाफ कर दें या इसको डबल कर दें तो सेम वेरिएबल हो जाएगा दोनों का। ऐसा। अब कांस्टेंट पार्ट तो अलग अलग है, ठीक है, और ये दोनों का कोफिशिएंट जो है x और y का कोफिशिएंट जो है वो सेम है, तो ऐसे केसेस में हमें नो सॉल्यूशन मिलता है। अच्छा, मैं तुम्हें अभी बता रहा था ना कि एक बार तुम वो वाला वीडियो देख लेना, फर्स्ट ऑर्डर वाला, ठीक है। सो यू विल सी, जब अभी तुम देखोगे क्लास के बाद, यू विल फाइंड कि ऑल दीज थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू ऑन अलजेब्रिकली वो फिगरेटिवली या ज्योमेट्रिकली भी मायने रखते हैं, ठीक है। तो आफ्टर दिस क्लास यू मस्ट वॉच दैट वीडियो सो दैट हम उसकी भी क्लास एक रख सकें, है ना, तो वो कंप्लीट ही हो जाएगा एक तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। अच्छा, अगर इसी चीज को हम ऐसे बोल देते हैं कि 2x प्लस 5y इज इक्वल टू लेट्स से 10 और 4x प्लस 10y इज इक्वल टू 20, इस केस में क्या होगा? तो भी नो सॉल्यूशन। नहीं, यहाँ ध्यान दो, तुमने सोचा तो कि इसको हम हाफ कर देते हैं, ठीक है, तो ये 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10 हो जा रहा है,
हम्म तो ये तो सेम इक्वेशन हो गया ना, या तो मैनी मल्टीपल ऑप्शंस मल्टीपल नहीं, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा इसमें भी। हाँ बहुत सारे। यस तो अगर तुम्हारे पास, अब तुम ये ध्यान रखना है कि देयर आर ओनली थ्री कंडीशंस, देयर आर ओनली थ्री कंडीशंस। अगर अगर ax प्लस by इज इक्वल टू c, और हमने एक और इक्वेशन बना दिया a1x b1y इज इक्वल टू c1, सो देयर आर ओनली, अब ये तुम्हें जो क्लास में बताया जाता है जनरली किताबों में, वो चीज मैं लिखने जा रहा हूँ। तीन ही केस होंगे, पहले नो सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस लिखते हैं। नो सॉल्यूशन का केस क्या था कि जैसे a डिवाइडेड बाई a1 इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई b1 इज नॉट इक्वल टू c डिवाइडेड बाई c1। ये याद आ रहा है? जैसे हमने ऐसे लिया था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, और फिर हमने लिया था 4x प्लस 6y इज इक्वल टू, लेट्स से मैंने ले लिया 20। तो तुमने देखा क्या है कि जब ये डबल हुआ है x कोऑर्डिनेट, ये भी डबल हुआ है, लेकिन ये डबल नहीं हुआ हम्म है ना, तो यानी कि कांस्टेंट वाला पार्ट अलग रह जाएगा, हम्म है ना। अगर हम इसको हाफ करेंगे तो ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो जब हाफ करेंगे तो ये तो हमारा पार्ट सेम रहेगा, बट दिस इज नॉट सेम, Yes. ठीक है। तो अगर अगर आप ये देख रहे हैं कि कांस्टेंट वाला पार्ट सेम नहीं है, यानी कि जितना मल्टीपल a1 का हुआ, b से b1 हुआ, उतना ही c से c1 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केस में आपके पास नो सॉल्यूशन होगा। ये ध्यान रखोगे तुम लोग। यस सर। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस कौन सा होगा? a डिवाइडेड बाई a1 इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई b1 इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई c1। मतलब दोनों ही इक्वेशन ही अल्टीमेटली सेम है। जैसे अगर इसी केस में हम रखना चाह रहे थे तो हम ऐसा मिलना चाहिए था, अगर ये 6 है और यहाँ पे मान लो कि अगर हमने डबल किया है x का मतलब मल्टीप्लीकेशन डबल किया है, तो ये 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12, ये भी डबल होना चाहिए। तो अब अगर आप रिड्यूस करोगे, मतलब मान लो कि इसको रिड्यूस करके पहले वाला जैसा बनाना चाहोगे, तो सारे ही टर्म बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे केस में लाइन ही सेम हो गई, तो उसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो फिर यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन के केस में क्या कंडीशन लिखना चाहिए हमें? a by a1 is not equal to b by b1 is equal to तो जब यही हो गया तो सी का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर, है ना, मतलब अगर यही दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो सी किसी के बराबर भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये आपका डिफरेंट होना चाहिए, तो उस केस में आप यूनिक सॉल्यूशन। तो बड़ा आसान सा कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तुम लोग को एनसीईआरटी का कुछ कुछ याद होगा 11th 12th में कभी कभी, तो दो सेट ऑफ इक्वेशन देके पूछते थे कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, टू सॉल्यूशंस होगा, थ्री सॉल्यूशंस होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो लोग ना गेस वेस करने के चक्कर में 2 और 3 में मार देते हैं। तो सर आपको ये 9th याद, की एनसीईआरटी में भी है ये तो, सॉरी हाँ 9th की आरडी में भी है ये तो। हाँ, तो आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि कंडीशन तीन ही है, वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट Infinite सॉल्यूशन। solution. Yes. तो अब आपको दो चीजें पता चल गई कि तीन चीजें, मतलब हमने अब तक तीन रिजल्ट वो किया है, बताने की कोशिश की है अलजेब्रा में, बेसिक अलजेब्रा में। एक, अगर आपके पास एक वेरिएबल का एक इक्वेशन है तो एक सॉल्यूशन तो इसका मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। दूसरा रिजल्ट है हमारा कि अगर दो वेरिएबल का एक इक्वेशन है तो इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा।
मतलब एक्स वाई की इनफाइनाइट वैल्यू जो होगी वो इसको सेटिस्फाई करेगी। फिर हमने बताया कि दो वेरिएबल का अगर दो इक्वेशन है तब एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा, लेकिन देयर कुड बी ऑफ केसेस फॉर नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, ये समझ में आ गया? यस सर। ये तीन रिजल्ट हमें अब तक मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक है, अब हमको एक चीज और बताना है तुम्हें कि अगर मान लो तीन वेरिएबल है, तो इस केस में भी अगर एक ही इक्वेशन है तब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, है ना? अगर दो इक्वेशन है तब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और अगर तीन इक्वेशन है तभी एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, और एक यूनिक तो निकल ही जाएगा। ठीक है, तो तीन एक और दो वेरिएबल, सर हाँ एक और दो होता तो इन्फिनाइट, और अगर तीन सिचुएशंस दिए हैं यहाँ पे, हाँ इक्वेशंस दिया है तो फिर तब यूनिक। यूनिक होगा। बट यहाँ पे ओके भी तुमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी दो इक्वेशन सेम ना हो, ओके। है ना? तो उस केस में नहीं होगा। तो बेसिकली ऐसे मतलब जितने वेरिएबल हैं उतने इक्वेशन होने चाहिए, अदरवाइज सॉल्यूशन आपका नहीं निकलेगा यूनिक। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई इक्वेशन पे। अब आते हैं हम इन इक्वेशन पे थोड़ा सा, और इसको बहुत ध्यान से सुनना। पहले तो हमेशा वर्बली आपको सोचना चाहिए कि क्या पूछा गया है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं 2x माइनस 6 माइनस 5 ग्रेटर देन 1, ऐसे चीजों को हम बोलते हैं इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी। इनइक्वेशन और इनइक्वालिटी में जैसे जैसे अभी तुमसे एक बात पूछा गया था ना कि जैसे इक्वेशन और एक इक्वेशन होता है जिसमें वैल्यूज निकालते हैं, और एक आइडेंटिटी होता है जो फिक्स होता है, मतलब उसमें किसी भी वैल्यू पे वो सेटिस्फाई करेगा। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस स्क्वायर। वाई स्क्वायर प्लस 2xy। वेरी गुड, याद है तुम्हें? हाँ किस क्लास में पढ़ी थी ये? हाँ? किस क्लास में पढ़ी थी बताओ, बोलो अंकिता। ये तो 9th में पढ़ लिया था हमने। 9th में पढ़ी थी? हेलो। हाँ। हाँ 9th की आरडी में था। चलो 5 साल हो गए। सर मेरी पास अभी भी 9th की आरडी पड़ी है ना, मैं उससे प्रैक्टिस कर रही हूँ आजकल। अच्छा, रिवाइज करते रहती हो तुम? हाँ ठीक सर। है। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो पहले। ये भी तो एक इक्वेशन लिखा हुआ है दो वेरिएबल में, ठीक है, लेकिन ये एक्स और वाई के किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करते हैं। मतलब इसमें पेयर भी होना जरूरी नहीं है। जैसे हमारा यहाँ था ना, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इसमें पेयर था। जैसे मतलब अगर आप x का वो ले रहे हो, क्या बोलते हैं, x का 1 ले रहे हो तो y का डेफिनेटली एक सर्टेन फिगर ही आएगा। जैसे अगर x यहाँ 1 ले लोगे तो y क्या आएगा बताओ? 4/3 आएगा, आएगा ना? बोलो। x2 ले लोगे तो y क्या आएगा? 2/3 आएगा। तो ये सेट है कि एक्स वाई के सेट में, तो इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, लेकिन एक्स वाई के सेट में है। इस केस में तो कुछ भी एक्स वाई ले लो, 1 2 ले लो, 1 3 ले लो,
ऐसा नहीं है कि एक x के साथ करस्पॉन्डिंग y फिक्स होना चाहिए, कुछ भी ले लोगे ये सेटिस्फाई करेगा, करेगा ना, ये तो फॉर्मूला ही होता है, तुमको याद ही है, अलजेब्रिक इक्वेशन होते हैं, है ना। Yes, sir. तो ऐसे इक्वेशंस जो किसी भी वैल्यू पे सेटिस्फाई करते हैं उसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन और आइडेंटिटी, इसमें फर्क समझ गए तुम लोग। यस सर। अब मुझे इसका सर एक बताने बार की, इंटरनेट लैग हो गया, सो लास्ट पॉइंट क्या बोले आप, इक्वेशन और आइडेंटिटी। हाँ, इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। इक्वेशन में क्या होता है, फिक्स वैल्यूज सेटिस्फाई करती है, ठीक है। आइडेंटिटी में ऑल वैल्यूज सेटिस्फाइड, यस सर। ठीक है। तो मुझे ये बताने की क्यों जरूरत पड़ी कि इक्वेशन का एक वो होता है इनइक्वेशन, और आइडेंटिटी के सेंस में इस यहाँ लिखते हैं इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो वो हम बाद में, इसको जरूरत नहीं है पढ़ने का, बस आइडेंटिटी तुमको याद रखना। तो कुछ मेजर आइडेंटिटीज तुमने पढ़ा होगा, जैसे ये याद कर ही लेना कुछ कुछ तो तुम लोग, कि जैसे ये वाला तो याद है ही तुम लोग को, x माइनस वाई का स्क्वायर याद है तुम लोग को। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं नहीं, माइनस नहीं, प्लस, हाँ माइनस 2xy होता है। minus 2xy. हाँ सॉरी। ये क्या होता है, X plus A y. plus B, A minus B. सर वो क्यूब बता दो। हाँ ये क्या होता है, Minus B cube. नहीं, X square plus y square plus x square. X plus y, x square minus xy plus y square. अच्छा अगर ये क्यूब में रहे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2 नहीं 3xy x plus y। X plus y. ऐसा ही ना। Yes, sir. तो अच्छा, x माइनस वाई का क्यूब बता दो। एक्स क्यूब Cube plus y cube माइनस वाई क्यूब होगा सर। minus आगे minus 3xy और ब्रैकेट का पता नहीं। ये ऐसा होगा Okay, sir. कि यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस होगा। x माइनस वाई होगा। ठीक है। तो बेसिकली अच्छा एक और बच गया ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला बच गया। अगर ऐसा रहे तो ये तुमको भेज भी देंगे, ठीक है, इसका कहीं पे लिखा हुआ ये, ठीक है। ये तुम लोगों को सब इतना सारा मेजरली इंपॉर्टेंट है। इसमें तुमको एक बस यहाँ आइडेंटिफाई करा देते हैं। एक इस इक्वेशन पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो और इस पे ध्यान दो। क्या फर्क दिख रहा है तुमको इन चारों में और बाकी सब में? सर बहुत बड़ा है ये। बड़ा है, बड़ा वाला फर्क नहीं देखना था कि बड़ा या छोटा है। सर बड़ा तो वो मल्टीप्लिकेशन में है जो टर्म्स है। एग्जैक्टली, कि वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में है, मतलब लेफ्ट साइड की चीजें जो है प्लस या माइनस में है, इधर वाली मल्टीप्लिकेशन में है। तो इसीलिए इन चारों को फैक्टर फॉर्मूला बोलते हैं। तो जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं, जैसे इस वाले, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 17 क्यूब प्लस 23 क्यूब, इसका तुमने फॉर्मूला बना देगा ना, तुम लिख तो दोगे ना ऐसे, 17 स्क्वायर माइनस 17 इंटू 23 इंटू प्लस में 23 स्क्वायर। तो तुमको ये पता है कि इसका एक फैक्टर तो ये होगा ही होगा ना। तो कभी किसी ने बोला कि ये नंबर 15 से कटेगा कि नहीं, तो तुम क्या बोलोगे?
बोलो हाँ या ना। अरे जैसे ये क्यूब है, तुमको पता है कि इसकी वैल्यू जो है 30 इंटू समथिंग होगी, होगा ना। तो अगर हम इसको 15 से डिवाइड 40 करेंगे होगी। तो ये कट, 40 जाएगा ना, 17 plus 23। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके 17 ओके। का हाँ तो यहाँ पे 20 कर देते हैं। तो ये अगर ये पूछा जाए कि ये हाँ, 20 से कटेगा कि नहीं, तो तुम क्या बोलोगे? हाँ। कटेगा। तो कट ये चारों जो फॉर्मूला है इसको हम फैक्टर फॉर्मूला बोलते हैं, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। जैसे एक तो तुमसे एक बड़ा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, ध्यान से देखना ठीक है जो मैं बता रहा हूं मैं, -8 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ठीक है। तो 0 हम्म 0। इसकी वैल्यू 0 होगी। हम्म। और क्या नाम है तुम्हारा? गीताक्षी। तुम कैलकुलेट की थी कि ऐसे ही अंदाजे में बता दी? सर वो दिख रहा है ना, x plus y plus z 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो इधर का पूरा 0 होगा ना, तो ये वाली चीज तो रह जाएगी। ओ -3xyz, हाँ 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 हाँ। तो जैसे कभी अगर इसका वैल्यू पूछे और तुम्हें दिख रहा है कि हाँ। अलग अलग x प्लस वाई प्लस जेड इज 0, तो अगर ये 0 है तो इधर का पूरा 0 होगा, यानी कि उसके 8 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब -3 इंटू -8 इंटू 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके 3 इंटू -8 इंटू 5 इंटू 3 निकाल सकते हो। ये बात समझ में आई तुम लोगों को? यस सर। सो इन केस यहाँ पे एक और छोटा सा लिख लो अगर लिख रहे हो तो, कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy z। ये भी कभी कभी फ्रीक्वेंटली ही पूछता है, ठीक है। हो गया यहाँ तक लिख लिया सर तुम लोग? आइडेंटिटी लिखिए x माइनस वाई क्यूब की, उसमें x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई आएगा। यहाँ पे यस सर, ये जो वाला लास्ट वाली है x, यस सर, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। सच में? हाँ यस ठीक सर, है, मैंने हाँ चेक। ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे तो ये जो है ये चारों जो है फैक्टर फार्मूला है, इसका डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे यूज हो सकता है, तो ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। और ये तुम्हें कभी पूछेगा तो पूछ देगा। होता है क्या है ना, टेस्ट के एग्जाम में क्या होता है ना, कोई भी चीज फ्रीक्वेंट नहीं है। अब ये सारी चीज फ्रीक्वेंट नहीं है लेकिन कभी पूछते, तो इसलिए बस थोड़ी सी चीज तुम्हें याद रखनी है कि ये फैक्टर फार्मूला अलग से याद कर लो और इस कंडीशन को याद कर लो कि शायद कभी पूछ दिया तो पूछ दिया, ठीक है। तो लिख लिया ना, ये सब हटा दूं ना मैं यहाँ से? हाँ जी सर, हटा दीजिए। ठीक है। सो नाउ इसको, ये जो हमने लिखा था इसको हमने बोला कि ये इनइक्वेशन है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि सॉल्व दिस इनइक्वेशन, तो इसका क्या मतलब हुआ? लिटरल मीनिंग क्या हुआ? क्या चाहता हूं मैं तुमसे? कि हम प्रूफ करें कि वो 1 से ग्रेटर है। नहीं प्रूफ नहीं करना है, ये प्रूफ होगा भी कैसे? मैंने बोला सर कौन सॉल्व कौन सी दिस इनइक्वेशन। x इस की इक्वेशन वैल्यू को ही satisfy करेंगी। क्या एक बार फिर से बोलो। सर कौन कौन सी वैल्यू x की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, वो हाँ, सॉल्व इस करेंगे। इक्वेशन को नहीं, इस इनइक्वेशन को। यस सर, इन इक्वेशन को। हाँ, तो x की कौन कौन सी वैल्यू जो है इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो इनइक्वेशन सॉल्व करना और इक्वेशन सॉल्व करना एक ही जैसा चीज होता है, बस थोड़ा सा इसमें फर्क क्या है तुमको बस ये समझना है। जैसे मान लो अगर ये 1 होता तो यहाँ पे हम क्या करते, पहले 5 को इस तरफ लेके जाते,
ठीक है, और फिर x इज इक्वल टू 1 + 5/2 लिख देते हैं, इधर से 2 लेके इधर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में ले आते हैं। इन इक्वेशन को भी वैसे ही सॉल्व करते हैं, बस थोड़ा थोड़ा कुछ चीजें ध्यान देने वाली बातें होती हैं। जैसे अगर तुमको किसी माइनस के चीज को राइट साइड में लेके जाना है या लेफ्ट साइड में लेके जाना है, तो जैसे इक्वेशन में करते हैं वैसे ही करते हैं। तो हमने कर दिया इसको ऐसा 6। लेकिन अगर किसी मल्टीप्लीकेशन की चीज को डिवीजन में लेके जाना है, तो ये याद रखना पड़ेगा तुम्हें कि अगर तुम्हारा माइनस का साइन है होता है यहाँ पे, तो हम इस तरफ डिवीजन में लेके जाते तो ये वाली साइन चेंज हो जाती। अभी तो फिलहाल अभी नहीं चेंज होगा क्योंकि ये प्लस है। तो प्लस के केस में तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी 3। ठीक है, तो ये वैल्यू आने का मतलब क्या हुआ बताना, इसको कैसे बोलेंगे कि x की वो सारी वैल्यू जो 3 से बड़ी है, x की सारी वैल्यू जो 3 से बड़ी है वो इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। यही हुआ ना, सॉल्यूशन तो यही आया। यस सर। तो इसको लिखते कैसे हैं बस वो समझ लो, बस एक छोटी सी चीज है, इसके बाद हम नहीं पढ़ाएंगे इससे ज्यादा, मतलब उससे आएगा नहीं, मतलब इस टॉपिक पे इससे ज्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा तुम्हें। तो अगर आप x की वैल्यू को नंबर लाइन पे दिखाना चाहो, तो नंबर लाइन में क्या होता है, इधर 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4 ऐसे होता है, इधर 5, और इस साइड में क्या होता है -1 -2 -3 -4 ऐसे चलता है। ठीक है, तो अगर हम इस सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे बताओ? 3 से बड़ा सारा वैल्यू। लाइन ड्रॉ करके और उसके हाँ, और ये देखो ये मैंने ना 3 पे जो बॉक्स बनाया है ये मतलब डार्क नहीं किया है, यानी कि 3 की वैल्यू नहीं लेनी है। ठीक है, यस सर। तो ये एक तरह का इक्वेशन हुआ। चलो एक और हम लोग छोटा सा सॉल्व करते हैं। अगर यही पूछा रहता है ऐसे कि 2x - 5y ऐसा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इस केस में भी कुछ नहीं करना है तुम्हें, सॉल्यूशन करना है वैसे ही जैसे तुम अभी कर रहे थे। 5 को इधर लेके जाओगे, क्या हुआ बॉक्स बताओ? को फिल कर, लाइन पे बॉक्स हाँ, को फिल कर। ये तुम्हारा आ गया 3। अब इसको अगर हम अब ये यहाँ डार्क कर देंगे और फिर इससे ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो ये समझ गए। अच्छा, एक तरीका है और इसको दिखाने का, तो जैसे हमारे पास एक सॉल्यूशन आया था ये x ग्रेटर देन 3 और एक आया था ये, तो इसको दिखाने का तरीका क्या है, इसको हम लिखते हैं ओपन ब्रैकेट में 3 to infinity, मतलब 3 छोड़ के और इन्फिनिटी तक। अब चूंकि कोई भी चीज इन्फिनिटी के बराबर नहीं होती तो यहाँ इसको हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। ठीक है, जिसमें इक्वलिटी नहीं ले रहे हैं हम, जैसे 3 के इक्वल नहीं है और इन्फिनिटी के बराबर तो कुछ होता ही नहीं है। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे क्लोज ब्रैकेट से 3 to infinity, ये वाली जो चीज है इसको हम बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। सर आपने ऊपर 3 के साथ भी ओपन ब्रैकेट यूज किया है ना? हाँ, यहाँ 3 के साथ ओपन ब्रैकेट, 3 के साथ, इन्फिनिटी के साथ तो हमेशा ओपन ही रहता है, नथिंग गेट इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये भी क्लोज ब्रैकेट हुआ। ये बात समझ में आ गई तुम लोग को? बताओ। तो अब एक चीज बस इसमें तुम्हें यह ध्यान रखना है कि अगर इस इक्वेशन में तुमसे पूछेगा, कभी नहीं, अगर पूछ भी दिया ना तो कभी ऐसा अगर पूछ दे कि -2x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू लेट्स से 11, अगर ऐसा कभी पूछ दे तब थोड़ी दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। पहला तो ये समझो कि इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करना है, तो जो भी चीज प्लस या माइनस की है उसको दूसरी तरफ लेके चले जाना है, वहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये ध्यान में रखो कि हो क्या रहा है, बाकी सब चीज वैसे ही कर लेना है। अभी इस बार क्या है कि तुमको -2 को इधर ले जाके डिवीजन में लेके जाना है। तो अगर जब भी कोई नेगेटिव चीज मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में लेके जा रहे हो
तो उस समय तुमको साइन चेंज कर देना होता है। तो ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, और ऐसा मतलब -2 को जब हम इधर लेके आ रहे हैं तो साइन जो है वो रिवर्स हो जा रहा है। अब पूछो ऐसा क्यों होता है, पूछो। तुम लोग पूछते ही कम हो। अंकिता पूछो तुम। सर ऐसा मैं सर? क्या हुआ? हाँ जी सर, बताइए। ठीक है, नहीं पूछती तो मैं बताता नहीं। जैसे मान लो कि 7 बड़ा है 5 से, तुमको पता है ना? हाँ बिल्कुल सर। ये सबको पता है। अगर मैं दोनों तरफ 2 से क्यों? मल्टीप्लाई कर दूं तब भी ये सही चीज होगा। यस सर। दोनों तरफ अगर मैं हम्म 2 जोड़ दूं, तो भी सही है। दोनों तरफ कुछ घटा दूं, 7 - 3 is तो 4, भी तो satisfy तब भी बड़ा है वो। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से या दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं तो भी सेटिस्फाई करेगा सर। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करना हो, कोई भी नंबर ऐड या सब्सट्रैक्ट करना हो, या पॉजिटिव नंबर डिवाइड करना हो, तब तो हमारी इनइक्वालिटी जो है वो नहीं डिस्टर्ब होती। हाँ वो एक, सेटिस्फाई हो जाती है ना। हाँ, लेकिन अगर हम -1 मल्टीप्लाई कर दे 7 में और इधर भी 5 में -1 मल्टीप्लाई कर दे, देन विल इट बी ग्रेटर देन, नो सर, मतलब ये सही है? नो सर, -5 बड़ा है। No, sir. ऐसे -5 केस में बड़ा क्या हो हो जाएगा जाता ना, है कि -7 छोटा हो जाता है -5 से। ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स में उल्टा होता है ना। मतलब जब ये माइनस साइन आ जाता है तो छोटी वैल्यू ग्रेटर होती है बड़ी वैल्यू ऑफ से। कोर्स जो नंबर लाइन पे जैसे 0 हम्म चल रहा है तो यहाँ -1 -2 ऐसे चलता जाता है। वो इंटीजर्स के चैप्टर में ही तो पढ़ा था। हाँ, कहीं भी पढ़ा हो हम्म, उससे, मतलब कहीं भी पढ़ो उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये चीज तो तुम्हें पता चल गया ना कि साइन चेंज हो जाती है। हाँ जी। तो इफ एनीथिंग इज मल्टीप्लाइड विच इज नेगेटिव या डिवाइडेड, तो सिमिलरली अगर 7/-2 कर रहे हो तो उस केस में भी तुमको क्या करना पड़ेगा, साइन को साइन चेंज करना चेंज। पड़ेगा। तो बस ये तुम्हें ध्यान रखना है इन इक्वेशन सॉल्व करते वक्त कि सब निगेटिव वैल्यू को तुम डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में जा रहे हो तो यू नीड टू चेंज द साइन। तो यहाँ पे आ गया x लेस देन इक्वल टू -3, ठीक है। और इसको फिर हम दो तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। 0 अगर है तो 1 -1 -2 -3 -4 ऐसे चल रहा है, तो -3 के साथ मतलब इंक्लूडेड है ना, इक्वलिटी का साइन है, तो -3 के साथ उससे कम सारा। तो फिगर का रिप्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे और लिखेंगे कैसे, -∞ से लेकर -3 तक क्लोज ब्रैकेट में। ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को लिखने का? सर एक बार लास्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए। मतलब ये तो तुम्हें पता है ना कि -3 से छोटा है, तो -3 से छोटा तो इन्फिनिटी तक चल सकता है, -∞ तक। तो इसीलिए x की वैल्यू जो है इस सेट के अंदर में रहेगी, -∞ से लेकर -3 तक, और ये क्लोज ब्रैकेट है मतलब -3 के इक्वल हो सकता है। ठीक है, बोलो। यस सर। तो अब अगर कोई भी इनइक्वालिटी आएगा है ना, तो तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और तुम बता दे, एक छोटा सा, जैसे ये नहीं भी बता दो तो काम चल जाता तुम्हें। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं ना, -∞ से बड़ा x और इक्वल टू और लेस देन ये, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ऑल्दो मुझे लगता नहीं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट तुमको एक दो और इक्वेशन इन इक्वेशन सॉल्व करना हम बता दे बस। तो जैसे मान लो कि 2x + 3
हाँ, इसको क्या करेंगे पहले बताओ क्या करेंगे? सर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे बट साइन अपोजिट कर देंगे। ठीक है, तो 2x + 3 ये ग्रेटर देन है तो इसको लेस देन कर दिया और इधर -30 हो गया। ठीक है, यस अब 2x लेस देन का लेस देन रहेगा, ये इसको इधर लेके चले जाना है, तो -30 - 3, तो x जो है लेस देन हो जाएगा, यहाँ 2 है तो पहले यहाँ लिख लेते हैं पूरा। अभी क्या है कि पॉजिटिव वैल्यू को इस तरफ लेके जाना है तो साइन नहीं चेंज करेंगे, तो -33/2, तो ये कितना हो गया -16.5। रिप्रेजेंट करेंगे या तो हम -∞ टू 16.5 -16.5 तक करें ओपन ब्रैकेट में, क्योंकि इक्वलिटी नहीं है, या हम ऐसे लिख दें कि -∞ से बड़ा है x और छोटा है -16.5 से, या फिर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें कि एक वैल्यू जो है हमारी अगर -16.5 है तो इसको छोड़ के इससे छोटा सारा। ठीक है, तो इनमें से किसी भी तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दोगे तो इसको हम बोलते हैं इनइक्वेशन। ठीक है, सर 1 मिनट मत करना। ठीक है, आ गया समझ। ठीक है, हम्म। अब लास्ट जो है तुमको क्वाड्रेटिक का बताते हैं। जैसे अगर सिंगल वेरिएबल में, जैसे अगर हमें ऐसा लिखा रहा है x² - 7x + 12 = 0, तो जब हम बोलते हैं कि सॉल्व दिस, 4 3 बन जाएंगे हाँ, तो मल्टीपल। सॉल्व दिस का मतलब कि x की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करती है ना। तो जो ऐसे जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो बेसिकली इसके दो रिजल्ट आते हैं, मतलब x की दो वैल्यू होती है एट ए टाइम जो इसको सेटिस्फाई करता है, उसका हम लोग नाम देते हैं अल्फा एंड बीटा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे इक्वेशन जो है उसको सॉल्व किया जा सके। जैसे इस केस में तुमको सॉल्व करने के लिए बचपन बताया होगा मिडिल टर्म स्प्लिट Yes, करने sir. के लिए। तो -3 मान लो कि ये -3 12 है, तो ऐसा कोई नंबर लो जो जोड़ घटा होके -7 हो और मल्टीप्लाई होके 12 बन जाए। तो हम -3 - 4 लेंगे तो उसको जोड़ेंगे तो -7 बन जाएगा, तो हम इसको -4x - 3x बोल देते हैं और प्लस ये 12 हो जाएगा। तो जब इसको हम अगर x कॉमन लेंगे कॉमन तो ये x - 4 हो जाएगा, हम -3 कॉमन लेंगे तो x - 4 हो जाएगा फिर से। 4 ये तो वो बन गया ना इक्वेशन। 3 और 4 आ जाएंगी वैल्यू। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। x अब हम बोलते हैं कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, है ना। तो Yes, ये 0 है तो तुम्हारा x = 4 आ गया, ये 0 है तो x = 3 आ गया। 3 आ गया। तो क्वाड्रेटिक केस में बेसिकली दो वैल्यू आते हैं, इन दोनों को हम लोग वैल्यू ना बोल के रूट बोलते हैं कि रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, Yes. तो 4 और 3 जो है ये इनके रूट हो गए। अभी हुआ क्या कि ये दोनों रूट जो है ना वो इंटीजर आ गए। हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसी चीज को तुमसे बोलता कि x² - 7x + 15 अगर मान लो, तो तुम इसको उस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते थे जैसे पिछली बार किया। तो कोई भी इक्वेशन है, जैसे हम तुम्हें सीधा रिजल्ट पे लेके आते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसका बेसिक फॉर्मेट क्या होगा, ax² + bx + c = 0। इस केस में a कितना है बताना, 1 है ना। x² के मल्टीप्लायर 1 है, b कितना है -7, c कितना है 12। तो ये a b c है। तो इसका ना एक डिटर्मिनेंट होता है,
इसको हम डी बोलते हैं, और डी की जो वैल्यू होती है वो होती है बी स्क्वायर प्लस माइनस 4ac, ये डी हो गया। और अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करना आ रहा है, जैसे मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करना आ रहा है, तो इसके दो रूट्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो पहले तो हम इसको चेक करके देख लेंगे इससे 4/3 आ रहा है कि नहीं। तो अगर हम माइनस बी लेना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ ना जरा। 7 7 मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 प्लस माइनस अंदर में बी स्क्वायर क्या होगा 49 होगा, 49 और माइनस 4ac कितना हो रहा है देखो तो, 12 नहीं 12 इंटू 4 हो into जाएगा ना 4 फिर 48 48 48 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ये तो 1 है, तो इसकी वैल्यू आई एक बार, ये तो 49 माइनस 48 1 हो जाएगा। 1 तो एक बार 7 प्लस 1/2 आ गया, एक बार 7 माइनस 1/2 आ गया। तो 7 प्लस 1/2 कितना होता है 4, 8/2 4 और ये कितना होता है 3। तो मतलब 4 और 3 की वैल्यू आ गई। अब ये सोचो कि यहाँ पे अगर ये वाला पार्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला पार्ट जो यहाँ पे 1 आ गया, अगर ये निगेटिव हो जाता, तो निगेटिव वैल्यू की तो रूट होती नहीं है ना। यस सर तो अगर d, यहाँ देखो ये इसी को मैंने d लिखा है, जो अंदर वाला पार्ट है उसी को d लिखा है। तो इफ d इज लेस देन 0, तो उस केस में हम लिखते हैं रूट्स आर इमेजिनरी, और आप ऐसे समझ लो कि रूट्स नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे वैल्यू b और a ऐसा रहता कि यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ जाता, तो निकाल ही नहीं सकते थे आप, नेगेटिव आ जाता। और अगर d 0 हो जाए, ठीक है, माइनस b बाई 2 है। तो अगर d 0 हो जाए तो प्लस माइनस से जो दो रूट्स बने हैं वो एक ही रूट बन जाता, ये यस पूरा सर पार्टी कवर हो जाता, तो सिंगल रूट हो जाता। और सिंगल रूट कैसा दिखता है, जैसे अगर मैं तुमसे बोलता एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसको सॉल्व करो, तो तुम बोलते हैं ना कि सर ये तो वही है ना, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब तो x की वैल्यू 2 ही आएगी। तो अगर ये ऐसे वाले केस में तुम्हारा अगर इसका d निकालोगे तो 0 आएगा, तो d अगर 0 आएगा तो सिंगल रूट होगा। और अगर d पॉजिटिव है ना, अब d पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर है, 2 रूट्स तो रेशनल रूट आएगा, मतलब रूट हट जाएगा ना, मतलब या तो 49 आ जाता या 36 आ जाता, तो आप उसको रेशनल रूट्स निकालोगे। और अगर d पॉजिटिव है और इम्परफेक्ट है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उस केस में आपका जो रूट आएगा वो सर्ड के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, इसका रूट आएगा कि नहीं आएगा, तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे पहले इसका d बताओ कितना है, तो b माइनस 4ac, d कितना आ रहा है 49 माइनस 4 इंटू 2 8 41, तो इसका रूट तो निकलेगा है ना, क्योंकि पॉजिटिव है, लेकिन रेशनल नहीं होगा। रेशनल नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसका रूट निकालें तो रूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस ये d लिख देते हैं सीधा 2a, तो माइनस बी कितना होगा यहाँ पे, माइनस बी तो 7 ही होगा, 7 और प्लस माइनस हमारा रूट 41 हो जाएगा क्योंकि d हमने निकाल ही लिया, डिवाइडेड बाई 2। तो देखो एक इसके दो रूट बने, एक रूट क्या बना, एक रूट को हम लिखेंगे -7 प्लस रूट 41/2, और एक रूट को लिखेंगे -7 माइनस रूट 41/2। तो ये रेशनल तो नहीं रहा ना, तो ये नॉन रेशनल रूट्स है।
ठीक है। यस सर। और अगर आपका डी अगर ऐसा आ जाए कि जैसे मान लो कि 1 मिनट, ऐसा रहता, मान लो कि एक इक्वेशन ऐसा रहता, तो अभी डी निकाल के बताओ कितना आएगा। बी स्क्वायर 49 माइनस 4ac, तो कितना होगा 24। तो ये 25 आ गया, 5 आ गया। तो 5 आने का मतलब रूट निकलेगा और वो रेशनल होगा। इस बार रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, irrational। तो -7 को 7 लिखेंगे, एक बार प्लस में 5 हो जाएगा बाई 2, और एक बार माइनस में 5 हो जाएगा बाई 2। तो एक रूट कितना आया इसका 6 और 1। और एक रूट आया 1। तो देखो ये रेशनल और इंटीजर रेशनल रूट आया। तो बेसिकली डी के फॉर्मेट से, तो अब अगर आपको क्या क्या याद रखना है, याद ये रखना है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है। अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पा रहे हो तो आप इसका रूट निकाल सकते हो। कैसे, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब रूट निकालने के पहले हम चेक ही कर लेते हैं कि ये रूट वाला टर्म कैसा है। तो इसको हमने डी बोल दिया, डिटर्मिनेंट बोल दिया। तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो इफ d इज नेगेटिव मतलब लेस देन 0, तो नो रूट्स, या मैथमेटिक्स के टर्म में उसको इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब हमारे लिए नो रूट्स और मैथमेटिशियन के लिए इमेजिनरी रूट्स। d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो सिंगल रूट्स हमारे लिए सिंगल रूट होगा, मैथमेटिशियन के लिए सेम रूट हो गया। मतलब वो तब भी 2 रूट मानते हैं लेकिन दोनों को सेम बोलते हैं। और d ग्रेटर देन 0 है तो 2 कंडीशन है, इफ परफेक्ट स्क्वायर रैशनल, तो रेशनल रूट, और अगर इम्परफेक्ट है इरेशनल। तो इरेशनल हो जाएगा। और इरेशनल में भी ध्यान देना है, जैसे अगर एक रूट आपका आया है a प्लस रूट बी बाई, मतलब ऐसा है, नंबर ही रख लेते हैं, जैसे एक रूट आया तुम्हारा 3 प्लस रूट 5 बाई 7, तो अगला रूट पक्का 3 माइनस रूट 5 बाई 7 ही आएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री ही आता है। ओके सर। ठीक है, तो बस ये इतना ही था अलजेब्रा का जो भी चीज इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बाकी तुम लोग इसके छोटा छोटा जो क्वेश्चन से कर लेना। लेकिन बिफोर डूइंग क्वेश्चंस, इस लेक्चर को और एक फर्स्ट ऑर्डर वाला क्वाड्रेटिक वाले इक्वेशन को, जो उसका हम लिंक अभी ग्रुप में भेज देंगे, वो दोनों देख के ही क्वेश्चंस करना। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर। चलो फिर। थैंक यू सर। सर मैंने मॉक टेस्ट में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस देखे थे, तो वो अभी कवर होगा क्या? हाँ, अभी कराएंगे ना, अभी तो इसकी रिकॉर्डिंग आज ही डाल दीजिएगा। कोशिश करेंगे। सर रीजनिंग की भी रिकॉर्डिंग आज डाल देना प्लीज। रीजनिंग कौन सी? आज जो एक क्लास